हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज मेरा कोऑपरेटिव्स का जो है सेकंड लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव्स का ओरिजिन कैसे हुआ और इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे जो कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट था वो कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ और कैसे कैसे हमारे इंडिया में कैसे जो कोऑपरेटिव्स थी उनको एक लीगल पोजीशन मिली और उनका क्या रोल था हमारी डेवलपमेंट में। तो आज हम सारा देखेंगे। शुरू करते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो किया, जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, हम बोल सकते हैं कि रॉस्टेल पाइनर्स ऑफ इंग्लैंड। मतलब इनकी शुरुआत जो हुई थी कोऑपरेटिव्स की, वो बेसिकली अगर बड़े एंड पे स्टार्ट हुआ हो, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में क्या था कि एक 28 पर्सन्स का ग्रुप था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि जो उधर की कंडीशंस थी, वीवर्स की, पीजेंट्स की, काफ़ी कंडीशन उनकी बुरी थी और जो वर्कर्स थे उनकी बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। और क्या करते थे, जो दुकानदार थे जब वो उनसे कोई सामान लेने जाते थे तो उनको काफ़ी पैसे देने पड़ते थे और उनको जो अच्छी क्वालिटी का फूड था वो नहीं मिल पाता था। कोई भी जो आइटम्स थी, डेली नीड्स के आइटम थी, तो उनको वो नहीं मिल पाती थी। तो मैं एक एडवाइस करूँगा, अगर जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लगता है कि कोई पॉइंट लिखने वाला है तो उसको लिख लें। तो एक स्टोरी की तरह सुने ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि 28% का ग्रुप था, तो उन्होंने एक आइडिया सोचा कि हम एक स्टोर बनाएंगे जहाँ पे क्या होगा कि जो आइटम्स होंगी वो एक प्रीमियम क्वालिटी की होंगी और उनको फेयर प्राइसेस में हम देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन सारे पर्सन्स ने क्या किया, पैसे जोड़ना शुरू कर दिए, जमा करना शुरू कर दिए ताकि वो एक शॉप ओपन कर सकें, जिसको हम कंजर्वेटिव स्टोर भी उन्होंने नाम दिया था। तो क्या किया फिर, वो किया उन्होंने। तो उसके बाद क्या, उन्होंने एक स्टोर ओपन कर लिया। तो उसमें क्या करते थे वो, उन्होंने एक वो रखा कि जैसे कि कोई भी मेंबर इस स्टोर को ज्वाइन कर सकता है विद ए मेंबरशिप ऑफ $1। $1 में उन्होंने इसको ज्वाइन कर सकता है। तो अब जो ये रॉचडेल पॉइनर ऑफ इंग्लैंड थे, जो ये इनका किससे इंस्पायर्ड थे, वो थे रॉबर्ट ओवंस थे और उनके आइडिया से। और ये बताया कि $1 से कोई भी मेंबर आ सकता था और ये ज्वाइन कर सकता था ग्रुप। इसमें क्या था कि कोई भी जेंडर बाइस नहीं था, कोई भी जैसे मैन थे वुमेन दोनों ज्वाइन कर सकते थे। और वन मैन वन वोट की पॉलिसी ये फॉलो करते थे कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो हर एक पर्सन का एक वोट होगा डिसीजन मेकिंग में, इररिस्पेक्टिव उसने कितना शेयर इन्वेस्ट किया है कंजर्वेटिव स्टोर में। सोल्ड पेयर गुड्स एंड शॉप प्रॉफिट वर शेयर्ड। और क्या था कि इन्होंने किया कि एक तो ये प्योर सामान बेचते थे और क्या करते थे कि अगर शॉप में कोई भी प्रॉफिट होता था वो शेयर होता था अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो बाय ये जो ओपन कब हुई थी शॉप, ये 1844 के अराउंड ओपन हुई थी और 1860 के अराउंड इस इनके 6 कंजर्वेटिव स्टोर्स जो ओपन हो गए थे इंग्लैंड में। और इनके मेंबर्स कितने हो गए थे, 3450। आई होप अच्छे से रोस्टेल। अब यही कंसेप्ट क्या होगा पूरी इंग्लैंड में फॉलो होने लग पड़ा और काफ़ी कंजर्वेटिव स्टोर्स। और अब इन्होंने क्या कर दिया, कंजर्वेटिव स्टोर में बेसिकली ये सिर्फ पहले जो थे कौन सी आइटम्स बेचते थे जो बिल्कुल बेसिक्स होती थी, लेकिन इन्होंने बाद में अपनी जो आइटम्स था उनको भी बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ और बड़ी बड़ी आइटम्स भी इन्होंने इंक्लूड करने शुरू कर दिए अपने जो शॉप में, कंजर्वेटिव स्टोर में। और क्या था, जो अभी भी इसको जो पहली कंजर्वेटिव स्टोर है इसको कंजर्व किया हुआ है कहाँ पे, टॉड लेन रॉचडेल में इसको कंजर्व करके रखा हुआ है ताकि कोई भी इनकी इस सोसाइटी के बारे में जानना हो जिसको, वो वहाँ पे जाके जान सकता है। ये इस टाइप का स्टोर था जो दिख रहा है इमेज में। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, इस टाइप का स्टोर था। अब हम देखेंगे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में
कैसे जो कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई विद द हेल्प ऑफ एक्ट्स, क्या क्या एक्ट्स आए जिनके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर हो सकते थे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता था, कैसे ये कोऑपरेटिव्स रजिस्टर हो सकती थी, कैसे कोई मेंबर बन सकता था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अब बेसिकली जो कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट था इंडिया में वो भी बड़ी देर से चलता था। जैसे छोटे छोटे ग्रुप से, जैसे 10-20 का ग्रुप बना लिया उन्होंने, एक बना लिया, जैसे विलेजेस में काफ़ी होता है कि 10-20% फार्मर्स ने अपना एक ग्रुप बना लिया और जब उनको कुछ अनाज वगैरह बेचना है तो वो एक मतलब बड़े स्टॉक में बेचते थे और बारगेनिंग कर सकते थे। लेकिन और क्रेडिट सोसाइटीज़ भी होती थी, जैसे बड़े बड़े साहूकार होते थे वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे और फार्मर्स को अच्छे मतलब कि इतना इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, तो उस हिसाब से बहुत सारी कोऑपरेटिव्स थी, लेकिन उन पे कुछ लीगली एक्शन नहीं हो सकता। कई कोऑपरेटिव्स उल्टा काम भी कर सकती थी, जैसे नाम तो उन्होंने कोऑपरेटिव्स का लिया हुआ है लेकिन वो फार्मर से काफ़ी इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक किस्म का बिजनेस बना लिया हुआ है, तो वो चीज़ें भी थी। तो अब देखेंगे हम कौन कौन से एक्ट्स आए। अब इसमें क्या आया, एक आया आपका क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। जो क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आया 1904, तो इसमें क्या था, अब इसमें देखेंगे कि क्या कौन कौन था। एक एडवर्ड लॉ कमेटी थी जिसमें निकोलसन भी थे, तो उन्होंने ये किसने अपॉइंट किया था, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कि एग्ज़ामिन करे कोऑपरेटिव्स को कि कौन कौन सी कोऑपरेटिव्स बनी और क्या क्या इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी और जो वो अनेक्ट कब हुई थी, 25 मार्च 1904 को वो अनेक्ट हुई थी। तो बेसिकली एडवर्ड लॉ कमेटी आ सकता है कि जो क्रेडिट सोसाइटी एक्ट था उसकी कमेटी का कौन सी कमेटी पे बेस्ड था, तो उधर आपको आंसर करना है एडवर्ड लॉ कमेटी। 3-4 ऑप्शन होंगे तो एडवर्ड लॉ कमेटी सेलेक्ट करना है। और अगर मेंबर्स के बारे में पूछा हो तो वन ऑफ द की मेंबर्स कौन थे, निकोलसन। सो एनेक्ट कब हुआ था ये, 25 मार्च 1904। ये सबसे पहला एक्ट था जो कोऑपरेटिव्स के लिए था। सो हम देखेंगे कि क्या क्या था इसके अंदर। अब देख लेते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कि बेसिक बेसिक चीज़ें क्या थी। इन्होंने रखा था कि कोऑपरेटिव्स, कौन बंदा कोऑपरेटिव्स बना सकता है कि एटलीस्ट 10 मेंबर्स उसमें होने चाहिए, वो बंदे मिलकर कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। वो किसी भी सेम विलेज या टाउन से होने चाहिए या फिर सेम क्लास या ट्राइब से होने चाहिए, जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, अपलिफ्टमेंट करेंगे किनकी, अपने मेंबर्स की। तो इसमें रूल्स क्या थे, या तो सेम विलेज से हों या सेम क्लास से हों या सेम ट्राइब के हों या क्या हो, सेम टाउन से हों, तो ये क्या बना सकते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बना सकते हैं। जो ये बेसिकली ये एक्ट था, इन्होंने बेसिकली सबसे पहले क्रेडिट पे ही ज़्यादा फोकस किया था कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी जो क्या करेंगे, नीडी पर्सन्स को लोन वगैरह देंगी, मतलब एक बैंक का काम करेंगी पूरा, जो आजकल के बैंक्स होते हैं वैसा काम करेंगी। सो और इन्होंने सोसाइटी को 2 ग्रुप में बांटा था। सोसाइटी कैसे टाइप की हो सकती है, सोसाइटी एक अर्बन हो सकती है और एक अर्बन और एक रूरल हो सकती है, एक रूरल हो सकती है। और इन्होंने क्या बोला था कि एक सोसाइटी में जो अगर 80% जो मेंबरशिप है वो रूरल होगी, अगर एग्रीकल्चरल होगी तो उसको रूरल बोलेंगे, और जिसमें 80% मेंबरशिप नॉन एग्रीकल्चरल होगी वो अर्बन होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसमें 80% मेंबरशिप किसकी होगी, एग्रीकल्चरल होगी, तो वो रूरल सोसाइटी होगी, और जिसमें 80% या 80% ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी उसको हम अर्बन सोसाइटी में इंक्लूड करेंगे। तो आई होप अच्छे से क्लियर होगा। और क्या चीज़ें थी, और थी कि जो रूरल सोसाइटी होगी उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी और अर्बन सोसाइटीज़ की लिमिटेड या अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। ये उनके ऊपर था कि कौन सी टाइप की लायबिलिटी वो चूज़ करते हैं। तो रूरल में अनलिमिटेड लायबिलिटी और अर्बन सोसाइटीज़ में लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। सो और क्या था कि रूरल सोसाइटी थी
वो डिस्ट्रीब्यूट, उनको ये अलाउ नहीं था कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें अपना प्रॉफिट्स, लेकिन जो अर्बन सोसाइटीज़ थी वो क्या कर सकती थी, उनमें प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। और क्या होगा कि अगर जैसे 25% उनको जो नेट प्रॉफिट होगा वो रिज़र्व फंड में रखना पड़ता था, वो अपने रिज़र्व फंड में उनको 25% रखना पड़ता था। एक ये चीज़ थी। और क्या था कि लोन्स की फैसिलिटी थी कि लोन्स वो अगर एक क्रेडिट सोसाइटी है वो दूसरी क्रेडिट सोसाइटी को भी लोन प्रोवाइड कर सकती है और अपने मेंबर्स को भी प्रोवाइड कर सकती है। और एक और चीज़ थी कि जो कोई भी मेंबर होगा उसका शेयर जो होगा वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, किसी भी मेंबर का शेयर 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम 1912 एक्ट में आएंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उसमें देखेंगे और क्या क्या चीज़ें थी। इस एक्ट में बोला था कि एक रजिस्ट्रार का इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, एक रजिस्ट्रार का इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें देखेगा कि क्या जो कोऑपरेटिव्स हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट चल रही हैं, इनका ऑडिट प्रॉपर से होगा, इंस्पेक्शन होगी, वो और कैसे इन कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट हो सकती हैं, और ताकि इससे और मेंबर आके इंक्लूड हों इन कोऑपरेटिव्स में। वो सारा काम किसका था, वो रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूशन का काम था। और क्या क्या था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो टैक्स से उनको एग्जेम्प्ट किया गया था। और हाँ, इतना ही था कि इनको जो बस स्टैम्प और जो रजिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ और इनकम टैक्स से इनको एग्जेम्प्ट किया गया था। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि काफ़ी बैंक्स टाइप थे, तो इनका नाम भी जैसे राजहोली विलेज बैंक ओपन हुआ इस एक्ट के अंडर, जॉर्ज कोऑपरेटिव टाउन बैंक हुआ शुरू। अब सेवरल नॉन क्रेडिट इनिशिएटिव्स भी आए इसमें, जिसको हमने किस में इंक्लूड किया, वो इंक्लूड किया हमने बेसिकली अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में। उसका क्या नाम है, ट्राइप्लिकेन सोसाइटी इन मद्रास। ये क्या थी, अर्बन नॉन क्रेडिट इनिशिएटिव्स में थी। इन्होंने क्या किया, जैसे इन सारी ऐसी जो वो थी, इन्होंने क्या किया कि कोऑपरेटिव स्टोर खोले किन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जिनसे उनको क्या मिलेगा, एक अच्छी आइटम्स मिले एट ए फेयर प्राइस। तो बेसिकली जो 1904 एक्ट था, इसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया कि अंडर क्या क्या एक्ट होंगे, कैसी मेंबरशिप होगा, कौन इसको आके ज्वाइन कर सकता है, कौन क्या लाइबिलिटी कैसे होगी। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट ने डिफाइन किया। और इंस्टीट्यूशन ऑफ रजिस्ट्रार के बारे में मैंने बता दिया, एग्जाम्पल भी हो गई, एनएक्ट कब हुआ ये भी बता दिया मैंने। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। तो जैसे ट्राइप्लिकेन सोसाइटी के बारे में बताया कि वो एक किस्म के क्या थे, कोऑपरेटिव स्टोर्स थे, जिनको हमने किस कैटेगरी में इंक्लूड किया, अर्बन क्रेडिट सोसाइटी में। अब जो ये एक्ट था बेसिकली, इसके कुछ फेलियर्स भी थे कि इसमें क्या क्या थी कि एक तो सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में पूरा प्रोसीजर डिफ़ाइन किया गया था, लेकिन जो नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ थे उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन इनमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये बेसिकली किसके बेसिस पे बनाया था, क्रेडिट बेसिस पे बनाया था कि जो क्रेडिट मेनली जो सोसाइटीज़ हैं वो क्रेडिट का काम कर रही हैं, जैसे बैंक्स वगैरह का काम कर रही हैं। लेकिन जो नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज़ थी उनके रिलेटेड जो कोऑपरेटिव्स थे उनके बारे में उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन ये एक्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जो नया एक्ट आएगा वो इसीलिए आएगा जो इसकी ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के लिए। तो और क्या चीज़ें थी कि जैसे कि रूरल बैंक्स थे, जैसे मैंने बताया कि रूरल जो थे कोऑपरेटिव्स थे उनमें वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते थे, उस बेसिस पे भी नया एक्ट आया, उस चीज़ को भी इन्होंने एलिमिनेट किया। और क्या था कि एक तो हमने सीधे दो कैटेगरी बनाई थी कि एक अर्बन कोऑपरेटिव्स होंगी, एक रूरल कोऑपरेटिव्स होंगी, जो कि काफ़ी एक किस्म का अनसाइंटिफिक था, क्योंकि और भी काफ़ी कैटेगरीज हो सकती थी। सिर्फ रूरल और अर्बन ये हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कोऑपरेटिव्स का क्या काम है, उसके बेसिस पे हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि कोऑपरेटिव्स कौन सी टाइप की होगी। तो बेसिकली अगर हम उनके वर्क पे रिलेटेड कोऑपरेटिव्स को
कैटेगराइज करते, ना कि उनके एरिया के हिसाब से कि ये अर्बन है या रूरल है। सो ये भी एक इनका ड्रॉबैक था। सो आई होप अच्छे से इसका एक्ट के बारे में आपको पता लगा होगा और क्या क्या ड्रॉबैक्स देखते हैं। अब हम 15 मिनट हो गए हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का देखेंगे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने क्या किया, जो पिछले ड्रॉबैक्स थे उनको काफ़ी कवर अप करने की कोशिश की। और इसमें क्या हुआ कि जैसे जो 1904 एक्ट था वो क्या करता था, जो 1904 एक्ट था वो बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन मेनली क्रेडिट सोसाइटीज़ को प्रोवाइड करता था। लेकिन इसमें जो काफ़ी कोऑपरेटिव्स ओपन हुई जिसको जो नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती थी, जैसे कंज्यूमर स्टोर्स हो गए और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हो गई जो वेलफेयर के लिए थी, जो इसके मेंबर्स हों। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो नॉन क्रेडिट सर्विसेज को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई और इसकी वजह से जो नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स थी उनका भी नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ और उनके मेंबर्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए। जैसे बताया हुआ परचेज एंड सेल यूनियंस, मार्केटिंग सोसाइटीज़। अब इसमें जो फर्स्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो भी बनी, मद्रास कोऑपरेटिव यूनियन बनी 1914 में। ये कब बनी थी, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी, ये 1912 एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी। अब इस एक्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी। एक तो था कि कोई भी सोसाइटी क्रेडिट या नॉन क्रेडिट काम करती है उसका हम रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका काम क्या होगा, मेनली बेसिकली जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा मेंबर्स का, उसके मेंबर्स का, वो एक क्रेडिट सोसाइटी हम रजिस्टर कर सकते हैं। और क्या था कि कोई भी मेंबर का शेयर 1/5 से कम, 1/5 शेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1000 रुपये से, एक लिमिट 1000 रुपये वाली रखी, एक रखी 1/5। जैसे पिछले में एक्ट में सिर्फ 1000 रुपये वाली लिमिट थी, 1/5 वाली लिमिट नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि 1/5 ऑफ द शेयर से ज़्यादा शेयर नहीं हो सकता किसी भी मेंबर का और 1000 रुपये से कम होगा, एक ये चीज़ रखी। और टैक्स वाली तो रखी कि टैक्स से इनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और क्या होगा कि 1/4 जो प्रॉफिट है वो कहाँ रिजर्व किया जाएगा, वही 25% शेयर वो कहाँ रिजर्व किया जाएगा, रिजर्व फंड में रखा जाएगा, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट होगा। और क्या होगा कि एक ऑडिट हर साल करना पड़ेगा जो देखेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या सही तरीके से काम कर रही है और उनका प्रॉफिट इक्वली मतलब सही तरीके से कैलकुलेट हो पा रहा है, कोई और एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म होगी। वो पूरा ऑडिट इस पे होगा, किसके गाइडेंस में होगा, वो होगा रजिस्ट्रार की गाइडेंस में। अब नेक्स्ट चीज़ है, इसमें काफ़ी सेंट्रल बैंक्स भी ओपन हुए और जो लाइबिलिटी होगी सेंट्रल सोसाइटीज़ की वो लिमिटेड होगी और रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़ की अब वही रिपीट किया हुआ 1904 का। तो इसको मेनली इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकलेगन कमेटी ऑन कॉपरेशन 1914। ये सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज की है ताकि आपको एक तो ईज़ी रहे, मतलब याद रखने में ईज़ी रहेगा, क्योंकि सबसे पहले 1904 एक्ट आया, फिर उसके बाद 1912 आया, तो 1912 के बाद मैकलेगन कमेटी आई। तो अब इस कमेटी के बारे में देखते हैं हम। अब जैसे क्या था कि बैंकिंग क्राइसिस भी हो गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ जिसमें इंडिया भी पार्ट लिया हुआ था इंडिया ने। तो उसकी वजह से जो कॉपरेशन थे उन पर काफ़ी अफेक्ट पड़ा, क्योंकि अगर जो क्रेडिट सोसाइटीज़ थी उनके ओवर ड्यू हो गए, काफ़ी जो मेंबर्स थे उनको अगर उन्होंने लोन वगैरह लिए हुए थे तो वो लोन पेयर नहीं कर पाए थे और उसकी वजह से काफ़ी ओवर ड्यूज हो गए। तो इन सब की जो चीज़ें देखने के लिए कि इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है और कोऑपरेटिव्स की ग्रोथ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मैकलेगन कमेटी। एक कमेटी ऑन कॉपरेशन अंडर सर एडवर्ड मैकलेगन, और ये कब अपॉइंट हुई 1914 में। तो इतना ही इसका बारे में आपको याद रखना है, ज़्यादा याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब 1919 एक्ट में भी काफ़ी चीज़ें आई जो कॉपरेटिव्स के रिलेटेड थी, तो हम देखते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या थे। तो अब क्या किया गया कि जो 1919 एक्ट ने बोला कि जो कॉपरेशन वाला
सब्जेक्ट है उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रोविंसेस। मतलब अब जो प्रोविंसेस होंगी, प्रोविंसेस मीन्स आजकल की बात की जाए तो स्टेट्स, स्टेट्स मतलब प्रोविंसेस उस टाइम में। तो प्रोविंसेस क्या बनाएंगी, रूल्स बनाएंगी कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड कि कोऑपरेटिव्स के ऊपर क्या क्या एक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या रूल्स, हमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगानी है, कौन ज्वाइन कर सकता है, वो सारा जो भी इसके रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो कौन डिफ़ाइन करेगा, प्रोविंसेस डिफ़ाइन करेंगी। क्योंकि क्या था कि अगर सपोज़ करके जैसे काफ़ी सारी प्रोविंसेस थी तो हर प्रोविंस का अलग हिसाब था, क्योंकि कुछ प्रोविंसेस डेवलप्ड थी, कुछ अंडर डेवलप्ड थी, और कुछ में कोऑपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ में बिल्कुल नहीं थी। तो हर एक प्रोविंस को अपने अकॉर्डिंग जो था वो अपने हिसाब से अपनी स्टेट प्रोविंस के जो उसके हिसाब से बना सकती थी रूल्स कोऑपरेटिव्स पे। तो ये क्या किया, जो प्रोविंसेस कॉपरेशन का सब्जेक्ट था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, प्रोविंसेस को। और जो सबसे पहला प्रोविंशियल एक्ट पास हुआ वो किसने पास किया, बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925, जो इसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद ने, जो बॉम्बे प्रोविंस थी उन्होंने पास किया बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1925। और क्या प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया, वन मैन वन वोट, कि हर एक पर्सन एक वोट उसका होगा, हर एक मेंबर का। अब आगे और भी कुछ चीज़ें फॉलो अप हुई इसके बाद। अब क्या हुआ कि एक आ गया सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट 1929। 1929 में ये सारी चीज़ें, ये सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट कब बना, ये भी चीज़ आ सकती है। और आरबीआई 1934 में एक आरबीआई एक्ट लाया गया जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आरबीआई ओपन हुआ। और इसकी आरबीआई एक्ट की एक रिक्वायरमेंट थी कि एक एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाया जाए, वो सारा एग्रीकल्चर के रिलेटेड रूरल बैंक्स जिसमें सारे वो सारी चेकअप करेगा कि जो एग्रीकल्चर में क्रेडिट प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, गरीब फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, वो अच्छे से उनको मिल सके और उनका वेलफेयर हो सके। अब एक और भी है कि मेहता कमेटी कब अपॉइंट हुई थी, वो हुई थी 1937 में। और जिसने क्या बोला था कि रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इसने मेहता कमेटी ने बेसिकली क्या बोला था कि जो क्रेडिट सोसाइटी हैं इनको हमने फिर से रीऑर्गेनाइजेशन करने चाहिए, मल्टीपर्पस क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। मतलब जो क्रेडिट सोसाइटी हैं अब बेसिकली एक काम ना करें, काफ़ी काम को अपने अंदर इंक्लूड कर सकें, कि जैसे सिर्फ एक पर्पस ना हो उनका, मल्टीपर्पस हो, तो वो मतलब उनकी रीऑर्गेनाइजेशन हो एज मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव्स। तो उससे क्या होगा, एक तो अच्छे से हम वेलफेयर कर सकेंगे। अगर सपोज करके अब जैसे फार्मर्स की बात की जाए तो उनकी एक तरह की नीड नहीं है कि सिर्फ उनको लोन्स चाहिए, और भी उनकी काफ़ी नीड्स हैं। तो वो वही कोऑपरेटिव जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो वही कोऑपरेटिव उनको परफॉर्म करे और उनके अच्छे से वेलफेयर कर सके। तो मेहता कमेटी ने बेसिकली यही रिकमेंडेशन दी थी कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें एज मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव्स। अब मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1942, अब इसकी क्या नीड थी, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1942 की। अब बेसिकली क्या थे, जो कोऑपरेटिव्स थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे। तो उसमें क्या था, अब अगर सपोज़ करके कोई बहुत बड़ी कोऑपरेटिव बन गई है, जैसे बैंक्स होते हैं उनकी, जैसे अगर हम एसबीआई की बात करें, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो इसमें क्या था कि इसने बोला कि मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने क्या बोला कि हर एक स्टेट, जैसे अगर सपोज़ करके एसबीआई की ब्रांच है, एक है मेरी जे.एंड.के में, एक है मेरी हरियाणा में। तो अब दोनों स्टेट के रूल अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो ब्रांच इन्होंने जे.एंड.के में ओपन की है, वो ब्रांच पहले इससे परमिशन लेगी कि क्या क्या रूल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेगी, और हरियाणा वाली हरियाणा के हिसाब से काम करेगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो जो
सब्जेक्ट है वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इसलिए वो इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव्स का कौन करेगा, वो प्रोविंसेस करेंगे अपने हिसाब से। तो इसके हिसाब से जो भी अगर मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने क्या बोला कि जहाँ पे भी अगर कोऑपरेटिव की कोई भी ब्रांच खुलेगी, जिस प्रोविंस में खुलेगी, उसको उसके अकॉर्डिंग पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस स्टेट से, और वहाँ उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो आई होप अच्छे से क्लियर हुई होगी ये चीज़। मल्टी यूनिट को हम मल्टी स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स में इनकी ब्रांचेस हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आ गया कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी 1945। अब ये कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.जी. सरैया, was सेटअप इन 1945। इसने क्या बोला कि एक टारगेट रखना चाहिए कि मतलब कि जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है उसको हमें काफ़ी इंक्रीज़ करना चाहिए, और एक टारगेट रखना चाहिए कि 10 साल के अंदर हम 50% विलेजेस और एंड 30% ऑफ द विलेज पॉपुलेशन, इसको हम इंक्लूड करेंगे कि वो क्या हों, किसी ना किसी कोऑपरेटिव्स का पार्ट हो, वो किसी ना किसी कोऑपरेटिव्स का मेंबर हो, तब भी उनकी अच्छे तरह से हम डेवलपमेंट हो सकती है। वो डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, मतलब कोई भी टाइप की हो सकती है, जैसे इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। सो इन्होंने क्या टारगेट रखा इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी ने कि 10 साल के अंदर हमें 50% विलेजेस और जो 30% ऑफ द विलेजर्स हैं, जो विलेज पॉपुलेशन है, उसको हम किसके अंडर लाएंगे, कोऑपरेटिव्स के अंडर लाएंगे कि एटलीस्ट वो किसी ना किसी एक कोऑपरेटिव का मेंबर हों विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और काफ़ी सारी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अक्टूबर में ओपन हुई थी। इसके पीछे भी एक वो है कि जैसे 1946 में क्या हुआ था कि जैसे पोल्सन था, एक पोल्सन प्राइवेट फर्म थी जो मिल्क के रिलेटेड बिजनेस करती थी, मतलब बॉम्बे में पूरा मिल्क, उस मिल्क का काम वही था, वही ट्रांसफ़र करते थे, उन्हीं का सारा बिजनेस था प्राइवेट फर्म का। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास पटेल करके थे, उन्होंने जो मिल्क प्रोड्यूसर थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट थे, त्रिभुवन दास पटेल थे वो। अब इन्होंने क्या किया था, जो मिल्क प्रोड्यूसर थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो 15 डेज स्ट्राइक पे चले गए थे। उन्होंने क्या बोला था कि हम वहाँ पे बॉम्बे में अब सप्लाई नहीं करेंगे मिल्क की, क्योंकि उनका काफ़ी शोषण हो रहा था और उनको अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पा रहे थे। और जो पोल्सन डेयरी थी वो जैसे अपने ही रूल्स थे उनके कि गर्मियों में जैसे दूध की अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो सारा काम किनको करना पड़ता था, फार्मर्स को खुद से करना पड़ता था, और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी, और ना ही कोई डेयरी थी उनकी अपनी स्टेट में, जैसे गुजरात में कोई भी नहीं थी और सर्विसेज नहीं थी। तो तब क्या हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने वो कर लिया, एक जैसे उन्होंने एक बॉम्बे की गवर्नमेंट ने क्या दिया हुआ था, एक मतलब मोनोपोली राइट्स दिए हुए थे पोल्सन कंपनी को, एक प्राइवेट डेयरी थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, ये राइट्स खींच लिए। जब वो फार्मर्स थे सारे स्ट्राइक पे चले गए, 15 दिन स्ट्राइक चली थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 प्राइमरी विलेज मिल्क सोसाइटीज़ बनी, रजिस्टर हुई अक्टूबर 1946 में, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और काफ़ी स्टोर्स ओपन किए। मिल्क डेयरीज जैसे बोल सकते हैं, मिल्क डेयरीज की काफ़ी स्टोर्स ओपन किए और वो उनकी स्टेट में थे, तो उनको इससे काफ़ी हेल्प हुई। जो मिल्क प्रोड्यूसर, जो डेयरी वर्कर्स थे, उनको काफ़ी इससे हेल्प हुई। और इसके बाद जब इसका सक्सेस हुआ, ये काफ़ी सक्सेसफुल है प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज़, जब काफ़ी सक्सेसफुल हुई तो उसके बाद काफ़ी और डेयरी सोसाइटीज़ भी ओपन हुई। तो ये था जो सारा मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट में क्या क्या रूल्स आए थे, क्या क्या एक्ट्स आए थे, और कैसे कोऑपरेटिव्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ और मेंबरशिप इंक्रीज़ हुई।
तो ये सारी चीज़ें थी प्री इंडिपेंडेंस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस बताऊंगा कि क्या क्या एक्ट थे। और अगर अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।